अस्सलाम वालेकुम। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद। पिछले एक महीने में मुल्क की सियासत का नक्शा बदल कर रह गया है। एक तरफ तो मुल्क की सियासत में पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उस हवाले से बड़ी तब्दीलियां जो है वो देखी हैं। वफाकी हुकूमत ने मुल्क की सलामती को यकीनी बनाने पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो है वो तरक्की दे दी। इस हवाले से हमने वफाकी दारुल हुकूमत में एक तकरीब भी देखी और फील्ड मार्शल अयूब खान के बाद वो मुल्क की तारीख के दूसरे फील्ड मार्शल हैं। लेकिन हुकूमत के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस अभी भी बरकरार हैं। एक तरफ तो इस जंग के बाद सिफारती वफूद भेजने की बात हो रही है और सिफारती महाज पर हुकूमत के सामने कुछ बड़े चैलेंजेस हैं। एक तो ये कि बाहर जाना है, वजीर आजम ने खुद भी दौरों का फैसला किया है, वफूद भी जो है वो जाएंगे और ये जो वफूद हैं और वजीर आजम, ये दोस्त ममालिक को और इंटरनेशनल कैपिटल्स में पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से उनको आगाह किया जाएगा। पाकिस्तान का जो मुकदमा है वो लड़ा जाएगा और साथ ही साथ जो भारत की तरफ से वफूद भेजे जाएंगे उनके हवाले से भी उनको भी काउंटर किया जाएगा। फिर 2 दिन पहले भी वजीर आजम शहबाज शरीफ ने सहाफियों से बातचीत के दौरान जो है वो कहा था कि भारत के साथ मुज़ाकरात के दौरान कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशत गर्दी जैसे अहम नुकात पर तवज्जो मरकूज की जाएगी। ये मुज़ाकरात पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज है। क्या भारत को हुकूमत पाकिस्तान ऐसे किसी मुज़ाकरात पर ला सकती है या नहीं? क्या अमेरिका का इसमें किरदार होगा या कोई और मुल्क है वो इसमें किरदार अदा करेगा? पाकिस्तान की तरफ से पेशकश भी जो है वो की गई है, लेकिन इस पेशकश का अभी दूसरी तरफ से जवाब आना बाकी है। अब दूसरी तरफ से पेशकश के जवाब की बजाय मुसलसल जारहाना बयान आ रहे हैं। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी मुसलसल माहौल को मजीद तल्ख करने वाले बयान दे रहे हैं और जंग में शिकस्त के बाद भारत जो है वो पाकिस्तान में दहशत गर्दी कराने के मंसूबे भी बना रहा है, जिसकी जो हालिया मिसाल है वो हमने देखा कि खुजदार में स्कूल बस के ऊपर हमला है। इसके साथ साथ हुकूमत के लिए एक बड़ा चैलेंज जो है वो अपोजिशन के साथ एक जो उसके ताल्लुकात हैं उसका भी दरपेश है। दरमियान में बहुत बात हुई कि मुज़ाकरात हो सकते हैं। जिस तरह से हमने एक यकजहती का माहौल देखा हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग के दौरान, तो शायद इसका नतीजा ये निकलेगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मामलात भी कुछ उनमें बेहतरी देखी जाएगी। बहरहाल ये मामला हुकूमत के सामने, लेकिन वहां पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उनकी तरफ से मिक्स सिग्नल दिए जा रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि जो है वो मुज़ाकरात नहीं हो रहे, डील नहीं हो रही, लेकिन दूसरी तरफ पार्टी के कुछ रहनुमा जो हैं वो कुछ अहम मुलाकातों का हवाला देकर बात कर रहे हैं कि बानी जो है तहरीक इंसाफ वो भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं और पार्टी भी ऐसे किसी भी मुज़ाकरात के लिए तैयार है। लेकिन साथ ही साथ पार्टी के अंदर कुछ लोग तहरीक के हवाले से भी बात करें। अब ये जो तमाम मामलात हैं मुल्क की सियासी मंजरनामे में, इस पर बात करने के लिए हमारे इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ आमिर राना साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे इस हवाले से मजीद बात करते हैं। आमिर राना साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त। आमिर साहब, सबसे पहले तो बताइएगा, ये जो सबसे पहले अस्करी क़यादत के अंदर जो तब्दीलियां आई हैं, आपको लगता है पाकिस्तान में, जारी बात है ये मामलात जो है वो हमारी सियासत से कहीं ना कहीं जो है वो जुड़े हुए थे, आपके ख्याल में ये जो फील्ड मार्शल बनाने का फैसला है, उनकी इस रैंक के ऊपर जो है वो जो तरक्की है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की, ये मुल्क के सियासी मंजरनामे पर किस तरह से आपको लगता है असरअंदाज होगी ये वाला जो मामला है? देखें रहमान, हमारे पास फील्ड मार्शल का लफ्ज़ हम किताबों से पढ़ते आए और अक्सरियत लोगों के जहन में मौजूद था। मैंने अस्करियत नहीं कहा, अक्सरियत कहा है कि फील्ड मार्शल ने 65 की जंग जो हमारी किताबों में और वैसे जीती गई है, तो इस वजह से लिया। तो पता लगा कि वो तो 50 की दिहाई में जब बुराजमान हुए तो खुद ब खुद अपना टाइटल लगवा लिया था। तो ऐसे में जब पाकिस्तान एक जंग जीता जिसके ऊपर कोई तनाज़ा भी नहीं है कि हम नहीं जीते, इंटरनेशनल कुव्वतों ने मानी जंग कि हम जीत चुके हैं और वही आर्बिट्रेशन के लिए आए और सीज़ फायर कराया, अमेरिका सामने से आया, गुफ्तगू की, बाकी दोस्त मुल्कों ने की और ये वजह बताई तो नहीं गई, लेकिन मैं आपको बड़ी क्लैरिटी से कह रहा हूँ कि जो बहादुरी और जो इससे पहले, मतलब एक तो थी ना तैयारियाँ जंग की, वो थी। आप जहन में रखिएगा कि अब कुछ चीज़ें प्राइम मिनिस्टर ने भी बताई उस दिन और DGISPR ने भी, और ये कि भाई आर्मी चीफ और PM इकट्ठे थे और फैसला करके आए थे कि हमने जवाब देना है। तो वो जवाब वहाँ पे भी लीक हुआ, इंडिया में भी, और जब हमारी गन्स ज़ाहिर है मिज़ाइलों की बाहर आई हैं तो सेटेलाइट से अमेरिका ने भी देखी। तो ये मेरी ज़ाती इतला है कि आर्मी चीफ को अप्रोच करने की कोशिश की गई थी कई तरह से, उन्होंने कोई कॉल नहीं ली जब तक अल फतेह मिज़ाइल चला नहीं दिए गए थे। मिज़ाइलों की बौछार
इंडिया की तरफ कर नहीं दी गई थी और उनका सिस्टम कोलैप्स नहीं कर दिया था एडवांस में। उसके बाद मार्को रूबियो से भी बात हुई क्योंकि उनको तशवीश थी कि ये जंग कहाँ पहुँचेगी, और जाहिर है कि इंडिया को तो 2 दिन पहले पता चल गया था जब हमने श्रीनगर की बिजली ऑफ की थी। लोगों को तो नहीं बताया उन्होंने, लेकिन हमने उनको राफेल के जो इंजन बंद करके दिखा दिया था कि उसका सिस्टम हमने हैक कर लिया हुआ था, तब भी उनको नहीं पता चला था और उनकी एयरफोर्स को अंदाज़ा हो गया था, तो एयर मार्शल जंग लड़ने से इनकारी कर गए थे और उनको उन्होंने सबूकदोश कर दिया था। तो जिस तरीके से सैनिटाइज किया सारे सिस्टम को उस वक्त के आर्मी चीफ और आज मतलब आर्मी चीफ अब भी हैं जनरल, और आज वो फील्ड मार्शल हो गए, ये सारी बहादुरी के उसमें उनको ये प्राइम मिनिस्टर ने किया फैसला और फिर उसको काबीना में लेके गए, उसकी अप्रूवल ली, और जाहिर है प्रेसिडेंट के साथ तो जो एडवाइस होती है वो साइन होती है, और एक पूरी कौम का ये इस खुशी का इजहार हुआ इस पे कि ये बनती थी जीत की इजहार और कुव्वत का इजहार, कुव्वत ईमानी का इजहार तो हमारे लोगों ने किया जब मिसाइल हमारी तरफ दागे गए और हमने इंटरसेप्ट भी किया, धमाका हुआ तो लोग डर जाते होते हैं। यहाँ पे पिंडी में लोग झंडे पाकिस्तान के लेके बाहर निकल आए थे। तो इस तरह का एक सिस्टम बना के पूरी कौम की खुशी बनी। इस तरह जैसे हमें एटमी धमाकों के वक्त हुई थी कि इंडिया का हमने जवाब दिया और एक जंग जीतना, तो ये सिचुएशन में मेरा ख्याल है हुकूमत ने बड़ा अच्छा फैसला किया। और प्राइम मिनिस्टर से तो वादे, हम कुछ जर्नलिस्ट मिले थे तो उनसे सवाल भी हुआ था, उन्होंने कहा जी बिल्कुल हमने रिक्वेस्ट की कि वो इस ओहदे को कबूल करें। और कल रात आप भी मौजूद थे ऐवान सदर में जब फील्ड मार्शल के साथ बातचीत हो रही थी, कुछ हमने लोगों को बताया, हमारी बाकी अस्करियत कि जो हमारे जर्नैल आए हुए थे, हमारी सबसे गुफ्तगू हुई कि ये जंग किस तरह लड़ी गई और जीती गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे ख्याल में तो इससे अच्छा कोई था ही नहीं। अब अगर एक्सेप्शन कहें तो वो आप कुछ भी नहीं कर सकते इमरान खान का कि वो और उनकी पार्टी के मतलब चेयरमैन ने तो कह दिया कि भाई मैं मुबारकबाद देता हूँ, लेकिन बानी साहब को जाहिर है मसला है, अब क्या किया जा सकता है। राइट मैं उस पर जरा आता हूँ, पीटीआई और जो इमरान खान से जुड़े मामला आता है, लेकिन मुस्लिम लीग नून के अंदर अब ज़ाहिर बात है इस फैसले के हवाले से और फिर वजीर आजम से, क्योंकि आपकी अपनी भी मुलाकात हुई, तो पार्टी के अंदर इस फैसले के हवाले से जो है वो क्या राय पाई जाती थी? तो तमाम पीपल्स पार्टी के तो सदर साहब मौजूद है हमारे पास, उनसे ले लिया, इत्तेहादी जमातें सारी बाकी जो काबीना में हैं वो मौजूद थी, उन्होंने अप्रूवल दी। लेकिन मैं आप जिस तनाजुर में आप सवाल पूछ रहे हैं ना PMLN के, ये सवाल प्राइम मिनिस्टर से हुआ था कि माजी में PMLN की ये रिवायत रही है कि वो एक्सटेंशन नहीं देती, और अब आपने एक्सटेंशन क्या मतलब आपने तो फील्ड मार्शल बना दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे। उन्होंने फिर इसको भी बताया कि ये फैसला हमारा है, हमने किया है और हम माजी के गड़े मुर्दे नहीं उखेड़ेंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं कि मैं अपना कोई भी फैसला भाईजान से पूछे बगैर नहीं करता। तो ये बात उनकी इसकी मुराद थी कि नवाज शरीफ से पूछे बगैर नहीं किया गया, यानी वो मुशावरत में शामिल थे। अच्छा, ये बात मैं तो कई दफ़ा कह चुका हूँ कि जंग शुरू होने से 2 दिन पहले जब नवाज शरीफ PM हाउस आए थे तो आर्मी चीफ भी वहीं मौजूद थे, और बहुत थोड़े लोग थे जो उस मुशावरत जो कई घंटे जारी रही जिसमें नवाज शरीफ मौजूद थे वो बैठे रहे। और उसका इस तरह आप ले लें कि सवाल हुआ था प्राइम मिनिस्टर से कि जी नवाज शरीफ बोले नहीं, कुछ नहीं किया, और क्या उनको आप मुज़ाकरात में यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा जी, उन्होंने मुबारकबाद दी फौज को भी जीतने पे, कौम को भी दी, वो खामोश नहीं रहे। लेकिन जाहिर है जब मुज़ाकरात होंगे तो जहाँ ज़रूरत होगी हम उनसे रहनुमाई लेंगे। तो PMLN का हाउस जो है इन ऑर्डर है इस इशू पे। और फिर अगर किसी को शक था तो वो कल ख़त्म हो गया कि जब मरियम नवाज़ तो बहैसियत वज़ीर आला आई, लेकिन हसन नवाज़ और नवाज शरीफ दोनों उस तकरीब में ऐवान सदर में मौजूद थे, और आर्मी चीफ और आपने भी देखा कि प्राइम मिनिस्टर खुद दोनों इकट्ठे उस हाल में दाखिल हुए थे जहां थी। राइट, और तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान कोई मामलात बेहतर होने की उम्मीद है, क्योंकि मुज़ाकरात के हवाले से भी बात हो रही है, कुछ मुलाकातों का हवाला दिया जा रहा है, तो क्या वाकई ये कोई सीरियस मूव आपको लगता है और इसके असरात क्या होंगे? देखिए मैं आपको बताऊं, PTI की बदकिस्मती और खुशकिस्मती सब इमरान खान के साथ मुंसलिक हैं। जब वो जीतते हैं तब भी इमरान खान है, हारते हैं तो तब भी इमरान खान है। अच्छा, अब वो जो भी बातें करते थे वज़ीर आज़म के तौर पे, उनको पता था कि मेरा कौन सा वज़ीर GHQ पिंडी चला जाएगा और कौन सा वज़ीर अपारा चला जाएगा, ताकि वो जो समझाना चाह रहे थे बात जिसको भी, और वो फौज तो समझ गई थी बात, इसलिए वो पीछे भी हट गए थे उनसे। लेकिन आज भी वो इस चक्कर में है कि कुछ को मुज़ाकरात पे लगाओ और कुछ को हार्ड लाइन पे लगाओ।
अब ये अली अमीन, बैरिस्टर गौहर, इन सब को उन्होंने मुज़ाकरात की राह पे लगाया हुआ है। ये आर्मी चीफ से पेशावर में भी मिले और आर्मी चीफ ने बैरिस्टर गौहर की तारीफ़ भी की थी कि आपकी वजह से मैं अली अमीन से भी मिल रहा हूँ। और फिर तय हुआ 2 हफ्ते पहले कि जी बिल्कुल ठीक है, एक इमरान खान को कायल किया गया कि जिन लोगों को आप समझते हैं कि वो बिल्कुल PMLN के नाकाबिले कबूल हैं, लेकिन आपने ज़्यादती की जैसे राना सनाउल्लाह से, लेकिन वो इस बारे में बिल्कुल पॉजिटिव हैं कि सियासी जमातों को पनपना चाहिए और रास्ता मिलना चाहिए। तो हमारे साथ मुज़ाकरात में जहाँ इस्टेब्लिशमेंट के नुमाइंदे मौजूद होंगे, वहाँ इसलिए PMLN के लोग मौजूद होंगे जो एक तो हमें तंग नहीं करते। दूसरी बात यह है कि कोई गवर्नमेंट और इसमें इस्टेब्लिशमेंट में कोई रखना तो नहीं है कि कोई लड़ाई हो गई हो तो वो आपके साथ डायरेक्ट हो जाएंगे। ये बात उनको 2-3 लोगों ने बताई, और जब वो इस दफ़ा मंगल को गए तो ये समझ के गए थे कि इमरान खान गो हेड देंगे, लेकिन वहाँ पे उनकी हमशीरान की मुलाकात हुई थी और अपनी एहलिया के साथ हुई थी। तो नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि मैं डायरेक्ट बात करूँगा अगर मुझसे करनी है। उस दिन शाम को फील्ड मार्शल की अनाउंसमेंट हुई थी, आपको याद होगा। तो इमरान से जब 2 दिन बाद मिले हैं लोग, तो उन्होंने कहा, ये अलीमा खान ने भी बताई बात और सब ने कि जी ये बादशाही बन जाते। तो वो फ़ौज के साथ जो गुफ्तगू का रास्ता खुलता था वो उन्होंने खुद बंद किया, और पता नहीं कौन इनको समझा रहा है। अपने ये सोशल मीडिया के भी असीर हो रहे हैं कि जी पता नहीं क्या है, कि वो तो डट के खड़ा है कप्तान और तासुर होगा। जबकि सियासतदान की जो लीडर, मतलब इनकी लीडरशिप है ना इमरान खान की, और इनके जो फॉलोअर्स हैं, उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर ये मुज़ाकरात कर लें एक बहुत बड़ी तादाद को। लेकिन वो तादाद पीछे हट गई है इमरान खान से, जो अंधी तकलीद में इस हद तक थी कि फ़ौज पे बोल रहे थे। लेकिन फ़ौज की इंडिया के ख़िलाफ़ कामयाबी ने बहुत सारे लोगों की जो जहनी तौर पे प्रोपेगेंडा किया गया था उन्हें कि जी फ़ौज तो कुछ नहीं करती, तो वो लोग समझ में आ गए और वो पीछे हट गए। वो उन्होंने कहा कि नहीं, हम इस पार्टीबाजी में नहीं जाएंगे। और ये बात इमरान खान को समझाने वाला कोई नहीं है कि ग्राउंड पे सिचुएशन काफ़ी हद तक चेंज हुई है। ठीक, जितनी जल्दी समझें तो मुज़ाकरात की तरफ आ जाएंगे। बहुत शुक्रिया। राइट, बहुत शुक्रिया। आमिर इलियास राना हमारे साथ मौजूद थे और बात कर रहे थे मुल्क के सियासी मंजरनामे के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो मामला है, उसके बाद हुकूमत के सामने जो अगला चैलेंज है वो सिफारती महाज का है। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी दौरे करने वाले हैं, वफूद भी जो है वो भेजे जा रहे हैं, ताकि जो भारतीय जारहियत है खत्ते में, जो भारतीय डिज़ाइन है, उनको बेनकाब किया जा सके। क्योंकि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो एक कॉन्फ्लिक्ट था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद अभी भी भारत की कोशिश है कि एक ऐसा माहौल बनाकर रखा जाए कि पाकिस्तान को मसरूफ रखा जाए। और यकीनन जिस तरह से जो है वो पाकिस्तान की कौम ने, जब भारत का मामला आया तो सब इकट्ठे हो गए, तो उसके बाद हुकूमत के सामने ये बड़े चैलेंजेस जो है वो बाहर तौर पर मौजूद हैं। खतरा अभी टला नहीं है। एक तरफ तो नरेंद्र मोदी की तरफ से मुसलसल जो है वो जारहाना बयानात दिए जा रहे हैं और भारतीय हुकूमत की तरफ से तासुर ये देने की कोशिश की जा रही है कि मामला अभी भी मौजूद है। और दूसरी तरफ बलूचिस्तान जैसे इलाकों में जो है वो दहशतगर्दी भी भारत की तरफ से जो है वो करवाई जा रही है। खुजदार का वाकया हमारे सामने है। ये हुकूमत के सामने बड़े चैलेंजेस हैं, इन पर अभी बात कर रहे थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं तो कुछ मजीद खबरों पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी अस्करी और सिफारती जंग में शिकस्त के बाद मुसलसल अपने बयानात से खित्ते को जंग की तरफ धकेल रहे हैं या जंग का माहौल बनाए रखे हुए हैं। एक मरतबा फिर नरेंद्र मोदी ने राजस्थान में इंतखाबी जलसे के दौरान माजी की तरह पाकिस्तान पर झूठे इल्जाम आयद करते हुए कहा कि पाकिस्तान को दहशतगर्द हमलों की कीमत चुकाना पड़ेगी और भारत अपने दरियाओं का पानी पाकिस्तान को नहीं देगा। ये जो बयानात आ रहे हैं, इसके बाद पाकिस्तान और भारत के दरमियान ताल्लुकात जो है वो मजीद कशीदा ही रह रहे हैं। और दूसरी जानिब पाकिस्तान के अटॉर्नी जनरल मंसूर उस्मान आवान ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि इस्लामाबाद हमसाय मुल्क के साथ पानी की तकसीम पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन भारत को इस दहाइयों पर आने मुआहदे की पासदारी करना होगी। मंसूर उस्मान आवान ने बैनुल अक़वामी जरीदे रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान हर चीज पर बात करने या उसका हल तलाश करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि भारत ने हालिया हफ्तों में पाकिस्तान को खत लिखे जिनमें आबादी में इजाफे और साफ तवानाई की जरूरियात को मुआहदे में तरमीम करने की वजह बताया गया, लेकिन उन्होंने कहा कि कोई भी बातचीत मुआहदे की शराइत के तहत ही होनी चाहिए। यह मुआहदा कानूनी तौर पर पाबंद है और कोई फरीक इसे यकतरफा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत की जानिब से पाकिस्तान के साथ जो सिंतास मुआहदे की यकतरफा मुअत्तली पर श्रीलंका जो है उसमें उसको भी अपने मुआहदों के हवाले से तशवीश है। और सियासी मुबसरीन का यह कहना है कि दहाइयों से नाकाबिले
तनकीद समझे जाने वाले सिंतास माहदे की मअतली से दीगर माहदों से मुतालिक भी एक गैर यकीनी सूरत हाल पैदा हो गई है। गुज़िश्ता महीने भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाते हुए इस माहदे को फौरी तौर पर मुअत्तल करने का ऐलान किया था। ये जो माहदा था ये 1960 से दरिया सिंध और दीगर दरियाओं की पानी की तकसीम के तौर के लिए जो है वो तय पाया था, और इस माहदे के जो जामिन थे उनमें आलमी बैंक भी शामिल था। अब भारतीय जो सियासतदान हैं वो इस सारे के सारे मामले को अपनी सियासत की नज़र करके ये माहदों को जो है वो ना सिर्फ मुअत्तल कर रहे हैं बल्कि पूरे खित्ते को एक नए बहरान की तरफ धकेल रहे हैं। अब पाकिस्तान की इस पर कानूनी पोजीशन क्या है और ख़ास तौर पर जो आलमी क़वानीन हैं उसके तनाजुर में अगर कोई ऐसा इकदाम किया जाता है तो पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं, और फिर पाकिस्तान ने जहाँ पर और भी मुकदमे लड़ने हैं तो ये जो सिंतास माहदे का मुकदमा है ये किस तरह से लड़ा जाना है, इस पर बात करने के लिए अहमद बिलाल सूफी साहब मेरे साथ मौजूद हैं, इंटरनेशनल लॉ के एक्सपर्ट हैं। उनसे इस हवाले से बात करते हैं। सूफी साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सूफी साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा, ये जो भारत की तरफ से हम बार बार हवाले देख रहे हैं कि हम पानी नहीं जाने देंगे, ये माहदा अभी भी मुअत्तल है, जहां पर बहुत सारी चीजें रिवर्स हो रही है, लेकिन ऐसा लगता है कि वो इस चीज पर इसरार कर रहे हैं। तो क्या कोई भी कानूनी रास्ता आपको नजर आता है जिसकी बुनियाद पर भारत जो है वो ये इसरार कर रहा है कि हम पानी पाकिस्तान नहीं जाने देंगे? पाकिस्तान को जो रोकने का रास्ता है पानी, वो तो इतना आसान नहीं है, और फौरी तौर पर जो इंजीनियर्स हैं उनका तो मौकफ ये है कि उसको एज सच इमीडिएटली रोका नहीं जा सकता, लेकिन कुछ ऐसी कंस्ट्रक्शन वर्क की जा सकती हैं जिससे कि वो थोड़ा सा ऑब्स्ट्रक्ट हो या उसका जो है वो डिले हो। लेकिन जाहिर है ये एक टेक्निकल मामला है और इसके लिए जो हाइड्रो एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा एक्यूरेटली बता सकते हैं। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ट्रीटी या किसी भी तरह के पानी के फ्लो को रोकना जो है वो होस्टाइल एक्ट के ज़ुमरे में आएगा। और इस कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें तो कुछ ट्रीटीज़ की नेचर ऐसी होती है जिनका ताल्लुक टेरिटरी से होता है, जिसमें बॉर्डर है, और जिसमें ऐसी ट्रीटीज हैं जो पानी से वाबस्ता है जिनका ताल्लुक उस फ्लो से होता है जिसका ताल्लुक भी जमीन से या टेरिटरी से ही है। तो इनकी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा तस्वुर की जाती है। तो मैं ही समझता हूं कि जो इंटरनेशनल लॉ का फ्रेमवर्क है उसमें तो आप इस तरह के पानी को नहीं रोक सकते, और इसीलिए पाकिस्तान ने इसको होस्टाइल एक्ट के तौर पर लिया। और इसके बावजूद लेकिन अभी भी चूंकि हिंदुस्तान के अंदर लगता यह है कि इंतखाबात हो रहे हैं, तो इसलिए वो चाहते हैं कि अभी टेम्परेचर जो है उसको गर्म रखा जाए और फौरन इसको होल्डिंग इन अबेंस को विड्रॉ ना किया जाए। मैं समझता हूं कि जो सीज फायर है वो एक फायर को सीज करने की हद तक तो दुरुस्त है, लेकिन जो कंडीशन ऑफ हॉस्टिलिटी है बिटवीन द टू कंट्रीज वो उसी वक्त पॉइंट ऑफ पीस पर वापस जाएगी जब होल्डिंग इन अबेंस के इसको नोटिस को या लेटर को विड्रॉ किया जाएगा। उस वक्त तक इसको ट्रीट किया जाएगा एज अ हॉस्टाइल रिलेशंस बिटवीन द टू स्टेट्स। ठीक है, राइट। लेकिन सूफी साहब इसमें जो कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है और जो कन्वेंशंस हैं इस मामले के ऊपर, वो किस तरह से पाकिस्तान के राइट्स को बतौर लोअर राइपेरियन स्टेट वो गारंटी करते हो, और ये गारंटीज किस हद तक हैं? देखिए, वो तो एज ए लोअर राइपेरियन आपका हक बहुत स्ट्रॉन्ग तस्वुर किया जाता है इंटरनेशनली, और जितनी भी लोअर राइपेरियन ममालिक हैं उनको ये इख्तियार दिया जाता है। उनका जो मौकफ है उसके बारे में तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी 1997 में एक डिसीजन मौजूद है जिसमें इसी तरह एक मुल्क ने कोशिश की ट्रीटी को खत्म करने की, और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि पानी से वाबस्ता ट्रीटीज को इतना आर्बिट्ररली आप ट्रीट नहीं कर सकते एज बीइंग टर्मिनेटेड और सस्पेंडेड। सो जो लोअर राइपेरियन के हकूक है उनको बहुत अहम तस्वुर किया जाता है। लेकिन इसको एक और नजर से देखिए कि ये एक इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है, और जब ये स्टेट कोई इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन करती है तो अंडर ड्राफ्ट आर्टिकल्स ऑन स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरी रियासत जो विक्टिम रियासत है उसके पास काउंटर मेजर्स की इख्तियारात आ जाते हैं, यानी कि वो कुछ ऐसे मेजर्स ले सकती है ऑन ग्राउंड और वैसे भी जो काउंटर करें उस वायलेशन को जो उनके खिलाफ की जा रही है। ये जो काउंटर मेजर्स हैं इनकी दो तरह से लिए जा सकते हैं। एक होता है काउंटर मेजर्स इन्वॉल्विंग फोर्स, और एक होता है काउंटर मेजर्स इन्वॉल्विंग नॉट यूज ऑफ एक्चुअल फोर्स।
जो नॉट यूज ऑफ एक्चुअल फोर्स हैं वो कुछ पाकिस्तान ने लिए, उसके जवाब में जो इंडिया ने लिए थे, जिसमें आपने देखा ओवरफ्लाइट राइट्स और उनका डाउनग्रेड करना डिप्लोमेटिक स्टाफ को, ये काउंटर मेजर्स थे नॉट इन्वॉल्विंग यूज ऑफ फोर्स। लेकिन जब इंडिया की जानिब से इंटरनेशनल बॉर्डर की वायलेशन हुई तो फिर ये काउंटर मेजर्स के इख्तियार के साथ साथ पाकिस्तान को राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस अंडर आर्टिकल 51 भी वो था वेस्ट कर लिया गया, और यूं पाकिस्तान ने बेक वक्त जो था वो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस का भी इस्तेमाल किया अंडर यूएन चार्टर, काउंटर मेजर्स का इस्तेमाल किया अंडर आर्टिकल्स ऑफ स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसी तरह अंडर कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ रिप्राइजल का इस्तेमाल किया। सो गोया पाकिस्तान का जो एक्ट्स थे, चाहे उसमें पाकिस्तान ने सेल्फ डिफेंस में जहाज गिराए या उनका रडार सिस्टम जो रशिया का था उसको डिस्ट्रॉय किया, ये वो तमाम इकदामात से जिससे पाकिस्तान के ऊपर अटैक जो इमिनेंट था, कुछ हुए भी अटैक्स, और जो मजीद हुआ चाहते थे उनको न्यूट्रलाइज किया गया। सो दो तरीके से आप इसको देखेंगे कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी की हद तक बात को महदूद रखना है तो बैनुल अक़वामी फोरम्स तो हैं ही, और उसके अलावा आपके जो लीगल आर्गुमेंट्स हैं एज ए लॉ राइपेरियन। लेकिन जब ये सूरत हाल बिगड़ती है और यूज ऑफ फोर्स एक मुल्क दूसरे मुल्क के खिलाफ जाता है तो फिर आपके पास लेजिटिमेसी ऑफ राइट टू यूज फोर्स बहुत इंप्रूव हो जाती है, और इसीलिए पाकिस्तान के तरफ से ताकत के इस्तेमाल को कानूनी तौर पर किसी मुल्क ने उस पर एतराज नहीं उठाया, क्योंकि पाकिस्तान का ये हक है, और ये हक आर्टिकल 51 के नीचे उस वक्त तक बरकरार है जब तक यूएन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेसिफिक मेजर्स ना ले, यानी ऐसे मेजर्स जिससे इंडिया को पाबंद करे कि वो मजीद इकदामात ना करे, तब तक इस नौयत के मेजर्स सिक्योरिटी काउंसिल नहीं लेती, उस वक्त तक पाकिस्तान का ये इख्तियार ऑफ सेल्फ डिफेंस इंटैक्ट है। और चूंकि सिक्योरिटी काउंसिल ने अगरचे इस पे नशिस्त की, अगरचे इस पे डिस्कशन की, ब्रीफिंग भी ली, लेकिन मेजर्स कोई नहीं लिए, कोई डायरेक्शन नहीं दी, तो इस कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान का राइट टू रिप्लाई एंड रिप्राइजल इंटैक्ट तस्वर किया। राइट, लेकिन जुबैर साहब ये जो राइट टू रिप्लाई है इसमें क्या मिलिट्री ऑप्शन भी अवेलेबल है, और क्या अगर कोई ऐसी सूरत हाल होती है तो पाकिस्तान जस्टिफाइड होगा कोई मिलिट्री एक्शन लेने में? नहीं जी, ये वन ऑफ द मैकेनिज्म्स है। उसके अलावा भी आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में जाने की, जहां आप गए हैं और ये आपने मामला उठाया है। उसके अलावा जो आर्बिट्रेशन की ऑप्शन है विद इन द टेक्स्ट ऑफ द ट्रीटी, उसकी भी अवेलेबिलिटी है ऑप्शन की। तीसरी अवेलेबिलिटी जो है वो कोई मुल्क जो है वो जो P5 मुल्क है, यानी कि परमानेंट 5, जिसमें एक मुल्क ने बड़ा मौसर किरदार अदा किया है सीज फायर में, अमेरिका, उनकी लीगल अंडरटेकिंग मौजूद है सिक्योरिटी काउंसिल में कि इंडिया पाकिस्तान के मामला के लिए रिजॉल्व करने के लिए वो अपना सियासी रोल प्ले करेंगे, और वो सियासी रोल उन्होंने प्ले किया है। सो ये मुख्तलिफ डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल और लीगल फोरम्स हैं, और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की हुकूमत को इस बारे में कुछ वो ये एवेन्यूज ऑलरेडी एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ और भी करने हैं। ठीक है, और ये जो ज्यूरिसडिक्शन का मामला है, ये हमने देखा है कि इंटरनेशनल लॉ के केसेस में सबसे अहम ये होता है। इस मुआहदे में ये कहा जा रहा है कि जो वर्ल्ड बैंक का रोल है वो बहुत लिमिटेड है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो ट्रीटी के अंदर मैकेनिज्म है उसमें तो भारत जो है वो उस मैकेनिज्म को इस्तेमाल नहीं करना चाहता, तो ये ज्यूरिसडिक्शन का जो मामला है आपको क्या लगता है ये कहां जाकर जो है वो डिस्कस होगा, और इसका प्लेटफॉर्म आपके ख्याल में क्या होगा? क्योंकि आईसीजे और दीगर फोरम्स में तो हम देखते हैं कि जब ज्यूरिसडिक्शन आप मान लेते हैं तो फिर उसके बाद आप उसका कोई फैसला है वो भी मानेंगे, तो यहां पर आपको क्या लगता है ये मामला किधर जाएगा? देखिए जी, उसमें हमें थोड़ी सी मजीद तहकीक की जरूरत है, क्योंकि हुकूमत ने मौकफ तो ये लिया है कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के नीचे मैकेनिज्म है उसको इस्तेमाल करेंगे। अब वो करेंगे तो जाहिर है इंडिया ने तो कहा है कि वो इसको होल्ड एंड अबेस कर रहा है, तो अगर आप वो मैकेनिज्म की तरफ जाते भी हैं तो अगर इंडिया उस मैकेनिज्म को ज्वाइन नहीं करता तो फिर सवाल ये पैदा होगा, अगर आप कोई वहां से ऑर्डर ले भी लें तो उसका इम्पैक्ट क्या होगा। तो ये एक सवाल अपनी जगह है, लेकिन अगर इंडिया उस प्रोसेस को ज्वाइन करता है तो फिर जाहिर सूरत हाल बदल सकती है। लेकिन जो इसका जो वेन्यू है
वो है इंडस वाटर कमिश्नर का ऑफिस, क्योंकि उस ट्रीटी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई मामला ब्रीच ऑफ ट्रीटी से मुताल्लिक होगा तो उस जो भी ब्रीच करने वाला मुल्क है उससे दूसरा मुल्क जिसको शिकायत है वो सबसे पहले इंडस वाटर कमिश्नर के पास उस अपने ब्रीच के शिकायत को लेकर जाएगा। सो गोया अगर ये उस फोरम को इंडिया यूज करता तो फिर पाकिस्तान भी उसमें मैचिंग स्टेप्स कर सकता था। वो उन्होंने नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान की फेडरल गवर्नमेंट को बराह रास्त बाईपास करके इंडस वाटर कमिश्नर का मैकेनिज्म खत लिखा है। तो उससे उनका जो इरादा है वो यही समझ में आता है कि होल्डिंग इन अबेंस के बाद वो शायद इस तरह के प्रोसेस को ज्वाइन ना करें, मगर मुझे उम्मीद है कि हुकूमत इसको भी इवेल्युएट कर रही होगी कि ऐसे मौकों पर फिर क्या स्टेप्स लेने चाहिए। लेकिन सरेदस्त जो मैकेनिज्म ट्रीटी का है उस पे जो मैंने खबरों में सुना था कि इस पर एग्जामिन किया जा रहा है कि आर्बिट्रेशन प्रोसेस को भी आगाज किया। राइट, बहुत शुक्रिया आमिर बिलाल सूफी साहब हमारे साथ मौजूद थे, इंटरनेशनल लॉ एक्सपर्ट लॉयर बात कर रहे थे। प्रोग्राम में भी एक ब्रेक शामिल कर रहे हैं, वापस आते हैं तो कुछ और मामलात पर बात होगी। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत बजट पेश करने जा रही है और इस हवाले से मामलात को हतमी शक्ल देने का सिलसिला भी जारी है। IMF ने पाकिस्तान का जो कर्ज प्रोग्राम है उसे ऑन ट्रैक करार दिया है और यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने मुआशी अहदाफ मुकम्मल करने के साथ साथ इस्लाहात में भी मुस्बत पेशरफ्त की है। IMF की जो डायरेक्टर कम्युनिकेशन है उन्होंने भी ये कहा था कि पाकिस्तान ने जो है वो इस प्रोग्राम के लिए अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल किए और एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने रिव्यू के बाद 9 मई को पाकिस्तान के EFF प्रोग्राम की मंजूरी दी, जिसके बाद फंड पाकिस्तान के मरकजी बैंक को मुंतकिल किया गया। ताहम हुकूमत बजट सपोर्ट के लिए इस फंड से इस्तेफादा नहीं कर सकती। गुज़िश्ता रोज सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से भी जो है वो IMF के वफ्द ने मुलाकात की थी। वफ्द ने पाकिस्तान में मुआशी इस्लाहात और आलमी मालियाती इदारे के प्रोग्राम पर इजहार इत्मीनान करते हुए कहा कि पाकिस्तान के लिए आलमी मालियाती इदारे का प्रोग्राम दुरुस्त सिमत में गामजन है। प्रोग्राम से पाकिस्तान में अफरात ज़र मुबादला के ज़खायर और मालियाती खसारे में इस्तेहकाम लाने में मदद मिली। सदर ने कहा कि IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम लाने में मददगार साबित होगा। इससे पहले वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी जो है वो मुलाकातें हुई इनकी और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से भी वफ्द ने मुलाकात की। स्टेट बैंक से जारी करदा आदाद शुमार के मुताबिक IMF की 1 अरब 2 करोड़ 30 लाख डॉलर की दूसरी किस्त ज़र मुबादला के ज़खायर में शामिल होने से ये ज़खायर मुस्तहकम हो गए हैं, जबकि OICCI के ओहदेदारों ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत-हाल को मुस्तहकम और कारोबार दोस्त करार दे दिया था। IMF ने तनख्वाहदार तबके को रिलीफ जो है वो हुकूमती अखराजात में कमी से मशरूत किया है और हुकूमत ये दावा करती आई है कि मईशत अब इस्तेहकाम की जानिब गामजन है, वो रिलीफ देना चाहती है। ये जो रिलीफ है दे सकेगी या नहीं, और फिर ये जो IMF और हुकूमत के दरमियान मामलात हैं इस पर बात करने के लिए डॉक्टर खाकान नजीब साहब इसके साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे इस सारी सूरत हाल पर बात करते हैं। डॉक्टर खाकान नजीब साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो फरमाइएगा कि पाकिस्तान के पास या हुकूमत के पास इस वक्त कितना मार्जिन आपको नजर आता है जो IMF के साथ हमारी एक रिलेशनशिप है, जिस तरह से कर्ज या प्रोग्राम गया है। पिछली दफा हमने सुना बहुत मुश्किल वक्त है, बिल्कुल हुकूमत के पास रिलीफ नहीं है। इस मरतबा अब जबकि मुआशी आशारिये जो है वो बेहतर हो रहे हैं, तो क्या हुकूमत के पास रिलीफ का वो मार्जिन आपको नजर आ रहा है जो वो दे सके? रहमान भाई, अगर आप ओवरऑल देखें कि इस वक्त जहां पे खड़े हुए हैं तो एक मैक्रो स्टेबिलिटी आ गई है। कुछ जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन यानी कि मालियाती खसारे को संभालने की जो कोशिश है उसमें भी कामयाब हुए हैं। FPR बेशक अपना पूरा टारगेट ना भी करे, फिर भी ओवरऑल जो ग्रोथ है 25 से 29% की आ रही है इन टर्म्स ऑफ द FPR ओवरऑल कलेक्शन। अब ये टैक्सेस जब हमने जमा किए थे तो मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्सेस लगाकर, सैलरीड यानी कि आपके टैक्सेस लगाकर, और ये उम्मीद बांध कर के रिटेल, होलसेल, रियल एस्टेट और एग्रीकल्चर इनकम टैक्स को उस निजाम में लाएंगे ताकि बाकी टैक्सेस को कम किया जा सके। सो ये एग्जैक्ट ओवरऑल सिचुएशन है। इसमें देखिए ना, अब जो किया जा सकता है इज द फॉलोइंग। वो ये है कि जो इस वक्त सैलरीड क्लास है उस पे जो बोझ है, पहला तो ये है कि 50,000 रुपए वाला भी टैक्स दे रहा है। मेरा ख्याल है कि वो जमाना गुजर गया है, चीजें इतनी
महंगी हुई हैं कि आपको इसको 50,000 की पर मंथ लिमिट को 70-75 मिनिमम या 1 लाख तक ले जाना चाहिए, 12 लाख वाले को निकाल देना चाहिए सालाना की बुनियाद पर। तो 2.5-3% का आई थिंक टैक्स रिलीफ लोअर इनकम्स से लेकर मिडिल इनकम्स तक इसके अलावा दे देना चाहिए। आई थिंक दिस शुड बी देयर इन द बजट। आई मीन इसमें कोई दो आरा नहीं है। दूसरी बात यह है कि आपको ओवरऑल जो टैक्सेशन का निजाम है उसमें बोझ फिर मैन्युफैक्चरिंग से भी कुछ कम करना पड़ेगा। जो सुपर टैक्स है मैन्युफैक्चरिंग पे 10%, उसको मेरा ख्याल है 8% पे ले आना चाहिए। इसकी क्या वजह है? देखिए, आप 29% एक लगाते हैं, फिर 10% सुपर टैक्स लगाते हैं, 39% तो यही बना। फिर मैं अगर ये वेलफेयर वर्कर्स फंड वगैरह डालूं तो 45% टैक्स ब्रैकेट मैन्युफैक्चरिंग का बनता है। इसको मैं इसलिए कहता हूं कि रिलीफ दें ताकि ये मैन्युफैक्चरिंग बांग्लादेश और यूएई जो है वहां पे ना चली जाए, मैन्युफैक्चरिंग आपके मुल्क में पनपने की गुंजाइश पैदा हो। सो ये दूसरी रिलीफ है जो आनी चाहिए। और तीसरी चीज जो आनी चाहिए वो ये है कि आपके जो एक्सपेंडिचर साइड्स हैं उससे आपको बचत करनी चाहिए ताकि नए टैक्सेस ना लगाने पड़े। रहमान, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आज भी 500 से 600 अरब की नई टैक्सेशन जो है वो नए बजट में आपको करनी पड़ेगी, चाहे एफईडीज तब्दील करनी हो, चाहे आपको कुछ और टबैको पे टैक्स लगाने हो, शुगर प्राइसिंग पे टैक्स लगाना हो, तो अभी भी वो करना है। अगर उससे बचना है तो एक्सपेंडिचर्स को कम करें, और वो कम करने की गुंजाइश है। एक तो पीएसडीपी को 1100-1200 पे पिच ना करें, वहां 300-400 अरब बचाएं। कुछ एक्सपेंडिचर जो प्रोविंसेस को जा सकते हैं वो जाने दें, कुछ प्रोजेक्ट्स निकालें, कुछ करंट में निकालें। कुछ और चीज जो आप निकाल सकते हैं वो इज द फॉलोइंग, कि ये जो बिस्प की सब्सिडी है इनकम सपोर्ट की, इसको शेयरिंग में लेके जाएं। फिर आपको डिफेंस को बढ़ाना चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है, कंसिडरिंग कि इंडिया का बजट कई गुना है हमसे, और वी आर जस्ट कमिंग आउट ऑफ अ कॉन्फ्लिक्ट एंड वी आर स्टिल इन अ काइंड ऑफ जिसे कहेंगे वॉर जोन विद इंडिया। और जो टेररिस्ट अटैक, चाहे वो हमारी ट्रेन पे हो, चाहे वो हमारे बच्चों पे हो बलोचिस्तान में, आपको ये इस बात की बार बार रिमाइंडर देता है कि जो डिफेंस एक्सपेंडिचर है वो बढ़ना है। मेरा ख्याल है 2.4 ट्रिलियन जो फंड ने रखा है उससे ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा। उसको प्रोविंसेस के साथ शेयर करें। मुझे ये बताइए ना कि सबसे ज्यादा जो अटैक्स हुए थे वो पंजाब और बलोचिस्तान में हुए थे। तो इस वक्त वो वक्त है कि प्रोविंसेस आर रिच और दे कैन बी इवन रिचर। कैसे? एग्रीकल्चर इनकम टैक्स का निफाज हुआ है। आपको रिसर्च ये बताती है कि 800 अरब रुपए तक आप कमा सकते हैं। चलें, वो तो आप 3-4 साल में जाकर लेंगे, 100, 150, 200 अरब तो आपको कमाने चाहिए आने वाले सालों में। सो आप उस चीज को शेयर करें। ये एक ओवरऑल खाका जो मुझे दिखाई दे रहा है इस वक्त जो बजट का जो है वो बनता हुआ है। मेरा ख्याल है शायद पेंशन पे भी टैक्स लगाना पड़े, जो हायर पेंशन है। मसलन अगर 2-2.5 लाख रुपए से ऊपर पेंशन है आपकी, तो उस पर अगर टैक्स लगा भी देंगे तो इसमें कोई मेरा ख्याल है कि हैरानगी की बात नहीं है। राइट। इसमें लेकिन डॉक्टर साहब इसमें ये फरमाइएगा, जो आईएमएफ के साथ अभी बातचीत हो रही है, पाकिस्तान ने जो है वो कहा है, पाकिस्तान अप्रोच कर रहा है कि कुछ रिलीफ दिया जा सके। आपके ख्याल में ये जो मौजूदा हालात हैं इसमें आईएमएफ पाकिस्तान की इन रिक्वेस्ट को जो है वो किस तरह से देख रहा होगा? अब भी the IMF team is in the country and there is a discussion going on. देखिए, IMF जो है वो ओवरऑल एक तो एनवेलोप देखता है नेक्स्ट ईयर के 14,100 से लेके 14,300 अरब आपने एफपीआर से कलेक्ट करने हैं। उसमें कुछ तो ऑटोनमस आ जाएंगे, यानी कि इकोनॉमी में जो ग्रोथ हो रही है उससे आ जाएगा। जो बाकी रह जाएगा वो आपने उनको कन्विंस करना है कि आपने एफईडीज में कहां तब्दीलियां करके आप वो कलेक्ट कर सकते हैं, वो कलेक्ट। फिर जो आप पीएसडीपी में जिस तरह उसको हैंडल करना चाहते हैं, आप जिस तरह प्रोविंसेस के साथ नेशनल फिस्कल पैक्ट में हैंडल करना चाहते हैं, मेरा ख्याल है इस दफा आईएमएफ ज्यादा फ्लेक्सिबल होगा। उसकी वजह यह है कि पिछले साल की जो परफॉर्मेंस जो अभी खत्म करने जा रहे होंगे वो ठीक होगी, प्राइमरी का भी सरप्लस होगा। एक और बहुत बड़ी गुंजाइश ये है कि रहमान, इन्फ्लेशन नीचे आई है ना, तो आपका जो पॉलिसी रेट है वो कहाँ 22 था, कहाँ 11-12% पे आ गया। अच्छा, इससे क्या होता है? Who is the biggest borrower in the country? The government is the biggest borrower in this country. The state is the biggest borrower. तो आपका जो 9,700 अरब खर्च होना था वो कहीं 8,600 अरब होगा अगले साल।
तो उससे क्या है, आपको 1200 अरब वहां पे भी स्पेस मिल गई है। सो अगर बहुत प्रूडेंटली चलाएंगे इस बजट को, स्पेस भी है, डिफेंस को भी बढ़ा सकते हैं, पीएसडीपी को भी थोड़ा कम करके हैंडल कर सकते हैं, कुछ सूबों को दे सकते हैं पीएसडीपी ताकि वो अपने एनुअल डेवलपमेंट प्रोग्राम में ले जाए। एक बात का जिक्र मैंने नहीं किया, अब वो मौका है कि आप अपना टैरिफ रिफॉर्म करके दिखाइए। ये जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी, विदहोल्डिंग टैक्सेस, कस्टम्स ड्यूटी के ऊपर ये जो सारे हमने लगाए हुए थे, यार आई थिंक यू हैव टू रियली मतलब मैं तो पिछले 5-8 साल से कह रहा हूं, टाइम इज रियली कम टू डू अवे विद देम। ये इसलिए नहीं है कि आप एक्सपोर्ट बढ़ाएं, ये इसलिए है कि आप अपनी जो कंपेटिटिवनेस ऑफ द इकोनॉमी है उसको बढ़ाएं। एक्सपोर्ट तो बढ़ेगी, जब रॉ मटेरियल आएगा तो एक्सपोर्ट बढ़ेगी, पर आपकी कंपेटिटिवनेस ऑफ इकोनॉमी तब बनेगी जब आप रॉ मटेरियल आने देंगे, वो इस्तेमाल करेंगे, ज्यादा प्रोडक्ट्स होंगी, सरप्लस बनेगा, दुनिया में एक्सपोर्ट होगी। और पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है वो नेसेंट रखना का टाइम गुजर गया है कि मतलब उनको एक बच्चे की तरह आप प्रोटेक्टेड रखें, चाहे वो कार इंडस्ट्री हो, असेंबलर्स हो, इन सबको अब कंपीट करने दें। आई थिंक दैट टाइम हैज कम। अगर कुछ नहीं कंपीट कर सकेंगे तो वो निकल जाएंगे सिस्टम से। इन जिसे कहेंगे ना, नॉन कंपेटिटिव इंडस्ट्री को रख के और इकोनॉमी पे बोझ डाले रखना अच्छी चीज नहीं है। सो अगर आप ओवरऑल जायजा लें तो जो सिचुएशन है वो यहां पे आ खड़ी हुई है कि कुछ नए टैक्सेस, कुछ रिलीफ मेजर्स इन सैलरीड, नॉन सैलरीड एंड मैन्युफैक्चरिंग, कुछ एग्जेम्पशंस का जाना आपको दिखाई देगा। जीएसटी की आई थिंक थोड़ी सी एग्जेम्पशंस और जाएंगी, लाइकली एफईडी इंक्रीज होगा सिगरेट्स पे, मेरा ख्याल है शायद फर्टिलाइजर पे भी इसको तो ये आपको इकदाम जो है वो लेकिन पाकिस्तान और जो आईएमएफ की रिलेशनशिप है, आप इसका मुस्तकबिल जो है वो क्या देख रहे हैं? एक तो क्या फायदा हो रहा है, और फिर मुस्तकबिल में ये जो रिलेशनशिप है ये कहां पर आपको जो है वो रुकती हुई नजर आ रही है? टू बी वेरी क्लियर, देखें, एक तो आईएमएफ को मैं सिर्फ समझता हूं एज अ डॉक्टर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट, आईसीयू का डॉक्टर। उसने आपको इकोनॉमी बाय द बुक बिहेव कर रही है, एक बैरूनी खसारा, अंदरूनी खसारा, इन्फ्लेशन, ये तीनों चीजें जो हैं संभल गई हैं। अब आपको मौका दिया है आईएमएफ ने कि आप अपने जो फंडामेंटल काम है, प्राइवेटाइजेशन के, डीरेगुलेशन के, बजट के को उस तरह उस्तवार करने पे कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल टैक्सेशन हो, अब आप ये काम करें। आपका जो आईएमएफ से अचीव करना था ना, मेरे लिहाज में वो कर लिया है, वो है मैक्रो स्टेबिलिटी, टाइम एंड स्पेस। और सबसे बढ़ के रहमान, मैं आपको कहूं कि जो आज वक्त आया है ना पाकिस्तान का, वो शायद 78 साल में नहीं आया, इसलिए कि आप ग्लोबली दुनिया को कन्विंस कर पाए हैं कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैच्योर नेशन है। चाहे वो अमेरिकन अथॉरिटीज हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे वो यूरोपियन यूनियन हो, ये सब आपसे इंगेज करने को तैयार हैं एज ए नेशन जिसके साथ ट्रेड बढ़ाई जा सकती है और वो कमिटी ऑफ नेशंस में आ सकता है एज अ कंपेटिटिव ग्लोबल वैल्यू चेन का पार्ट। यार अगर अब भी अपने ये मसाइल नहीं ना हल करेंगे, अब भी प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ाएंगे, अब भी एग्रीकल्चर को उस राह पे उस्तवार नहीं करेंगे जो यील्ड्स बढ़ा रहा हो, तो फिर ये मौका जाया करना जो है वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं है। पर अगर ये सारे काम करेंगे रहमान इन अ गुड रिलेशनशिप, आगे बढ़ते हुए फंड के साथ ये सारे काम करते हुए, ऑनेस्टली इन 3 years द इकोनॉमी कैन स्टार्ट लुकिंग मच हेल्दियर on the fundamental basis than where it is today. बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकार नजीब हमारे साथ मौजूद थे। प्रोग्राम में एक ब्रेक, वापस आ रहे हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी आने वाले बजट के हवाले से, और इस मरतबा जो है वो हुकूमत का ये कहना है कि जो मौशी आशारियाँ हैं हमारे वो थोड़े बेहतर हैं। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि आने वाले दिनों में, अब जबकि ये बजट प्रिपरेशन चल रही हैं, तो हुकूमत का फोकस रहे कि आम आदमी को किसी तरह से ज़्यादा रिलीफ दिया जा सके। बहरहाल आज के प्रोग्राम से इतने। मेज़बान रहमान नज़र को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।